हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 10th के लिए हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा था। सर्कल एक्सरसाइज 2 पॉइंट शुरू की थी हमने, ठीक है, जिसके हम फर्स्ट 9 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 10 से देखने जा रहे हैं आज। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं भाई, क्या लिखा हुआ है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, मतलब आपको प्रूव करना है कि एंगल किसके बीच में एंगल, भाई दो टेंजेंट है जिनके बीच में एंगल। ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है टू ए सर्कल, किसी सर्कल पर। इस सप्लीमेंट्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्या होता है भाई, यहाँ पर सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90 डिग्री का एंगल, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री का मतलब होगा कि ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो, 180 डिग्री हो, ठीक है ना। तो टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइंस सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। देखिए स्टेटमेंट से ही हमें स्केच बनाना है। इसने सबसे पहले बोला था सर्कल के बारे में, तो सबसे पहले तो हम एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। फिर से स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और साथ साथ स्केच बनाते जाएंगे। तो एक सर्कल के बारे में तो इसने बोला था, तो हमने एक सर्कल तो पहले ही शो कर दिया है, और यहाँ पर इस सर्कल के सेंटर को ओ नाम दे दिया है मैंने। दूसरा यहाँ पर बोला था एक एक्सटर्नल पॉइंट के बारे में। देखिए यहाँ पर बोल रखा है एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है ना। एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब ये है कि इस सर्कल से बाहर होगा आपका जो पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कोई एक पॉइंट लेट कर लिया है जिसका नाम दे दिया हमने ए। तो इस पॉइंट से कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है उससे आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं भाई। तो यहाँ से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं इस सर्कल पर। एक टेंजेंट इधर हो जाएगी तो दूसरी कहाँ हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, ठीक है। दो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया। फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है, मतलब इसकी बात कर रहा है, ठीक है। ड्रा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट। कह रहा है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है ना, इनके जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, अगर इनको हम कहाँ पर ज्वाइन करा दें, सर्कल के सेंटर पर ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है। सर्कल के सेंटर पर ज्वाइन करा देते हैं, तो ये मैंने करा दिए, ठीक है। तो इनसे जो ये एंगल बना है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए सप्लीमेंट्री होंगे, इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों का सम कितना होगा, 180। मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि इस एंगल और इस एंगल का सम, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है भाई। तो चलिए इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं P और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं Q। तो क्वेश्चन की हेल्प से हमने अपना स्केच बना लिया है। स्केच ही इंपॉर्टेंट है, स्केच बन गया तो सॉल्यूशन तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सभी बातें हम लिख देते हैं जो जो हमने लेट की है। लेट अस कंसीडर ए सर्कल, भाई एक सर्कल माना हमने, ठीक है ना। लेट अस कंसीडर ए सर्कल विद सेंटर O, जिसका सेंटर हमने क्या लिया है, O लिया है, विद सेंटर O, ठीक है। उसके बाद AP और AQ क्या है हमारी, AP एंड AQ आर टू टेंजेंट ऑन ए गिवन सर्कल। तो AP और AQ क्या है भाई, दो टेंजेंट है जो हमारे दिए हुए सर्कल पर है, ठीक है ना। साथ ही यहाँ पर इसके अलावा हमें जो प्रूव करना है, तो ये सभी हमने गिवन में लिख दिया है। अब जो प्रूव करना है वो लिख देते हैं, टू प्रूव। तो देखिए क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है स्टेटमेंट से, क्वेश्चन से हमने समझ लिया था कि हमें प्रूव करना है कि इस एंगल का और इस एंगल का, इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सम 180, ठीक है ना। तो इस एंगल का और इस एंगल का दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर एंगल, इसका नाम कैसे लिखेंगे, PAQ, ठीक है। ए वाले का मैंने नाम लिख दिया है PAQ, और प्लस जो सेंटर पर बन रहा है, सेंटर वाले एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, POQ। तो POQ, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आप प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ में क्या है भाई, देखिए सबसे पहले आपको एक क्वाड्रेटरल नजर आ रही है, ये AQOP क्या नजर आ रही है, क्वाड्रेटरल नजर आ रही है भाई, ठीक है ना। चार साइडें हैं इसके अंदर, 4 साइड्स हैं, तो क्या है, क्वाड्रेटरल है। और क्वाड्रेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है, ये हमें पता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई, कि इस क्वाड्रेटरल के चारों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। तो चारों का नाम
चारों के चारों एंगल का नाम 1 बाई 1 लिख देते हैं। सबसे पहले मैं इसका नाम लिख रहा हूं तो क्या हो जाएगा, पी ए क्यू प्लस, अब क्यू पॉइंट पर आ जाते हैं तो कैसे लिखेंगे, ए क्यू ओ, ठीक है। जिस पर एंगल बन रहा है ना उसको बीच में रखना है, बस ये बात है। अब इसका नाम लिख देते हैं तो इसका लिख रहा हूं मैं पी ओ क्यू। क्यों भाई, इधर क्यू से क्यों नहीं लिखा इसका नाम मैंने, पी से क्यों लिखा, क्योंकि मैंने पहले पी से लिखा था इसका नाम, ठीक है। अब की बार क्यू ओ पी लिख देता तो थोड़ा हम कंफ्यूज हो जाते, और कोई बात नहीं है, नाम कैसे लिख सकते हैं आप, पी ओ क्यू भी लिख सकते हैं और क्यू ओ पी भी लिख सकते हैं, बात एक ही होती है। लेकिन इसका नाम एक बार हम पी से शुरू करके लिख चुके हैं तो दूसरी बार भी पी से लिख दिया ताकि हमें पता रहे भाई सेम चीज़ है, ठीक है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता और कोई बात नहीं थी। अब चलते हैं पी पॉइंट पर। पी पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है उसका नाम लिख देते हैं हम ए पी ओ। तो इन तीनों का सम, चारों का सम कितना होगा, 360 होगा। ये हमें पता है क्वाड्रेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है भाई, 360। लेकिन इसमें से ये वाला जो एंगल है ये आपका कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमें पता है कि इस टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एंगल ए पी ओ कितना होगा भाई, 90 डिग्री का होगा। और साथ ही आपका जो ये क्यू पर एंगल बन रहा है ये भी कितने का होगा, 90 का होगा, क्योंकि ये भी टेंजेंट और रेडियस के बीच में है। तो यहाँ पर भी ये भी लिख देता हूँ मैं कि ए क्यू ओ जो होगा ये भी मेरा कितने का होगा, 90 का होगा, ठीक है। अब इन दोनों एंगल की वैल्यू कितनी है, 90। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, तो चलिए लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ आपका ये एंगल पी ए क्यू एच डी लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है। इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 90 थी, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 90 लिख सकता हूँ, प्लस ये वाला एंगल पी ओ क्यू, ये तो बीच का है, ये वाला नहीं, इसकी वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको कहाँ पर गिवन है, ए पी ओ की, ये 90 डिग्री, और ये वाला ये रहा ए क्यू ओ 90 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, ये एच डी लिखना पड़ेगा। तो एंगल पी ओ क्यू, ठीक है, प्लस ये वाला एंगल कितने का है, 90 का है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये एंगल कितने का हो गया, 90 का, और इक्वल्स टू कितना है भाई हमारे पास, 360। अब देखिए ये इसको मैं एच डी लिख लेता हूँ, पी ए क्यू प्लस ये वाला लिख लेता हूँ एंगल पी ओ क्यू, 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा भाई, 180 इक्वल्स टू कितना हो गया, 360। अब प्लस का 180 है, उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो पी ए क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, 360 माइनस 180, ठीक है ना। प्लस का 180 था, उधर गया, किसका हो गया, माइनस का। तो यहाँ से बचा एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू 360 में से 180 माइनस करेंगे, कितना बचेगा भाई, 180। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था। एक क्वाड्रेटरल बन रही थी, चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा, तो मैंने 360 लिख दिया। अब इनमें से ये दोनों एंगल का हमें पता था भाई, टेंजेंट के साथ जो रेडियस एंगल बनाती है वो कितने डिग्री का बनाती है, 90 का। तो इन दोनों की वैल्यू मैंने क्या लिख दी, 90 लिख दी है, ठीक है। इन दोनों का सम हो गया था 180, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो जो हमें चाहिए था वो हमारा आ गया है, प्रूव हो गया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या बोला गया है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है जो कि क्या है, सर्कमस्क्राइबिंग है एक सर्कल में, ठीक है। तो इज ए रोम्बस, मतलब एक पैरेललोग्राम है जो कि जिसके अंदर क्या है, एक सर्कल है, और आपको प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ना वो एक क्या होगी, रोम्बस होगी। तो देखिए पहले थोड़ा सा आप डिफरेंस समझ लें, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या फर्क होता है, और रोम्बस और स्क्वायर में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ये मान लीजिए, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं इसे। तो ये आपके पास एक रेक्टेंगल है भाई, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, और एक ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, देखिए रेक्टेंगल के अंदर भी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है, अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल एंड पैरेलल, और पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो ये एंगल होते हैं ना, ये 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में कोई ज़रूरी नहीं है 90 के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बता देता हूँ, ये बात बहुत कम बच्चों को पता होती है कि जो रेक्टेंगल होती है ना उसके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम स्क्वायर और रोम्बस में। तो स्क्वायर और रोम्बस में भी लगभग ऐसा ही डिफरेंस है, ये आपका स्क्वायर था और ये हो गया है रोम्बस, ठीक है।
थोड़ा सा तिरछा सा बना देते हैं हम इसको भाई। तो इसमें भी क्या होता है, स्क्वायर के अंदर ईच साइड इक्वल होती है, चारों की चारों साइडें इक्वल होती है। रोम्बस में भी चारों की चारों साइडें इक्वल होती है, ठीक है। इसमें सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन रोम्बस में हो भी सकते हैं 90 के और नहीं भी, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसके अलावा डिफरेंस क्या है कि इनके अंदर जो डायगोनल होते हैं, रोम्बस में जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, सॉरी स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होते हैं, रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है ना। डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पैरेललोग्राम को, सॉरी रेक्टेंगल को आप पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, ठीक है ना। रेक्टेंगल को हम क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर वो सारी प्रॉपर्टियां होती है जो एक पैरेललोग्राम में होती है। लेकिन पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें ईच एंगल 90 डिग्री के हो भी सकते हैं और नहीं भी, जबकि रेक्टेंगल में होने चाहिए। क्लियर है। तो ये सेम डिफरेंस इन दोनों में है। आप रोम्बस को स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 90 डिग्री के एंगल हो भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है ना। लेकिन स्क्वायर को रोम्बस बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर रोम्बस की सभी प्रॉपर्टियां होती है। क्लियर है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस आपको समझाने की कोशिश की थी मैंने। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो देखिए स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो स्टेटमेंट में बोला है कि एक पैरेललोग्राम है और आपको प्रूव करना है कि वो एक रोम्बस होगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या डिफरेंस हुआ भाई। तो देखिए पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, ये क्वेश्चन ही पे ही चल रहे हैं हम, लेकिन थोड़ा सा बेसिक बताना जरूरी है, तभी आपको फंडा समझ में आएगा कि आखिर चल क्या रहा है, ठीक है ना। पैरेललोग्राम में तो क्या होता है, अपोजिट साइडें इक्वल होती है केवल, और रोम्बस में क्या होता है भाई, सारी साइडें इक्वल होती है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम तो आपको गिवन है, मतलब अपोजिट साइड है तो ऑलरेडी इसकी इक्वल है। अगर मैं ये प्रूव कर देता हूं कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के अगर इक्वल है, तो इसका मतलब चारों साइड इक्वल हुई। कैसे भाई, क्योंकि ये साइड अगर इसके इक्वल है तो इसके तो ये इक्वल ऑलरेडी थी, और ये वाली इसके इक्वल थी, तो इसका मतलब चारों इक्वल हुई ना। और चारों इक्वल हुई तो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पैरेललोग्राम को अगर आपको रोम्बस प्रूव करना है तो आप कोई भी दो एडजेंट साइडों को इक्वल दिखा दे। एडजेंट साइडों को इक्वल दिखाने का मतलब, किन साइडों को एडजेंट साइडें बोलते हैं, जो एक कॉमन पॉइंट पर मिलती है। जैसे ए बी बी सी दोनों कैसी हो गई, एडजेंट साइडें हो गई। बी सी सी डी दोनों कैसी हो गई, एडजेंट साइडें, क्योंकि दोनों सी पर मिल रही है। सेम इसी प्रकार से ए डी और डी सी दोनों एडजेंट साइडें हो गई, क्योंकि ए डी और डी सी दोनों कहाँ पर मिल रही है, डी पर, ठीक है ना। जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है उन साइडों को क्या बोलते हैं हम, एडजेंट साइडें बोलती हैं। और एडजेंट साइडें अगर आपकी इक्वल है तो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, आपका रोम्बस बन जाएगा, ठीक है। तो यही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं, यानी कि पैरेललोग्राम की कोई भी दो एडजेंट साइडों को हम इक्वल दिखाएंगे। अगर वो इक्वल हो जाती है हमारी, तो ऑटोमेटिक आप उसको क्या बोल सकते हो, रोम्बस बोल सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो देखिए हमने स्केच बनाया, ये समझा देते हैं आपको। इसने बोला था कि एक पैरेललोग्राम है तो हमने एक पैरेललोग्राम बनाई, ठीक है। उसके बाद इसने बोला था कि इसके अंदर एक सर्कल है तो हमने अंदर एक सर्कल दिखा दिया। लेकिन सर्कल दिखाते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पैरेललोग्राम की सभी साइडों को टच करना चाहिए सर्कल, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये आपका हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये P, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का नाम Q, इसका नाम R दे दिया हमने, और इसका क्या दे दिया, S, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले तो आप डिफाइन कर देंगे यहाँ पर कि लेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। हमने माना है कि भाई ए बी सी डी जो है ना वो हमारा एक पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो आपको पता है अपोजिट साइड इक्वल होगी, ठीक है ना। तो ए बी जो है वो किसके इक्वल होगी, सी डी के। और जो आपकी बी सी है वो किसके इक्वल होगी भाई, बी सी किसके इक्वल होगी, ए डी के इक्वल होगी, ठीक है। ये आपको गिवन है, इसका आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसने बोला है कि एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है ना। तो ये सब आपको गिवन हो गया। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है भाई, हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस, इज ए रोम्बस, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम ना होकर के क्या एक रोम्बस है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमने पिछली वीडियो में देखा था, सेम उसके जैसा ही कंसेप्ट यहाँ पर लगने वाला है।
हम क्या करेंगे, हमारे पास 4 एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल के लिए। इस सर्कल से बाहर कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट है भाई, ए बी सी डी। और इन चारों ही पॉइंटों से अगर हम सर्कल की तरफ से देखें, ठीक है, पैरेललोग्राम की तरफ से देखेंगे तो साइड ए हो गई, लेकिन सर्कल की तरफ से देखें तो ए पॉइंट से 2 टेंजेंट सर्कल पर डली है, एक तो ए पी और दूसरी ए एस। इसी प्रकार से बी पॉइंट से भी 2 टेंजेंट डली है, एक तो बी पी और दूसरी बी क्यू। इसी प्रकार से सी पॉइंट से भी 2 टेंजेंट डली है, सी आर और सी क्यू, और ऐसे ही आपका डी आर और डी एस। ठीक है, तो इसके अंदर हम वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि भाई किसी भी एक पॉइंट से जो टेंजेंट डाली जाती है उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम वी नो दैट हम जानते हैं कि द लेंथ ऑफ द tangents are equal which is draw from common external point, ठीक है। किसी भी बाहर के पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट डाली जाती है, किसी भी एक कॉमन पॉइंट से 2 टेंजेंट डाली जाती है तो उनकी लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है। ठीक है ना, वी नो दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर इक्वल विच इज ड्रॉ फ्रॉम कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, किसी भी कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है, कोई टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो उनकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है भाई, इक्वल होती है। ठीक है, तो ये बात हमें पता थी, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि AP जो होगा मेरा AP वो किसके बराबर होगा, AS के। ठीक है, क्योंकि ए ही पॉइंट से 2 टेंजेंट डाली गई है, एक तो AP और दूसरी AS, तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, ऐसे ही B पॉइंट से भी 2 टेंजेंट है, एक BP और एक BQ, लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 में बताया था कि एक बार जो इधर लिख दिया ना उधर ही लिखना है। ठीक है, P का पॉइंट यहाँ पर यूज किया हमने, तो दोबारा से P आया तो इधर ही लिखेंगे ना। ठीक है, BP और इधर क्या लिख देंगे, BQ। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई भाई, सेकंड। सेम इसी प्रकार से चलेंगे C पॉइंट पर, तो इधर लिखेंगे हम CR, क्योंकि Q को हमें उधर लिखना है, तो इधर क्या लिख देंगे, CQ। ये इक्वेशन नंबर बन गई थर्ड। ठीक है, ऐसे ही D पॉइंट पर चलेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे DR भाई, और इधर क्या लिख देंगे, DS। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर बन गई 4। भाई लिखते समय आपको याद रखना है, P इधर आ गया तो नेक्स्ट टाइम P आएगा तो इधर ही आना चाहिए, जैसे R आ गया तो नेक्स्ट टाइम R आएगा तो इधर ही आना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ऐड करेंगे तभी साइडें बनेगी। अब इन चारों को हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, चारों इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं भाई, ऐड कर रहे हैं। तो देखिए इधर की साइड ऐड हो जाएंगी, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। ठीक है, ये जो है इक्वल होगा किसके, इधर की साइडों के, तो AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है भाई, अब देखिए क्या करेंगे आप, इन दोनों को मिलाकर के क्या बना, AP प्लस BP, दोनों को मिलाकर के क्या बन गया, AB बन गया। ठीक है ना, इन दोनों का सम क्या बन गया, AB। सेम इसी प्रकार से CR और DR का सम क्या बन जाएगा, CD। CR और DR दोनों का सम क्या बन गया, CD। क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ चुके हैं आप ये कंसेप्ट। ठीक है ना, ऐसे ही आपका AS और DS क्या बन गया भाई, AD बन गया। ठीक है, प्लस ऐसे ही इन दोनों को साथ में देखेंगे आप, BQ प्लस CQ, तो क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा। ठीक है, स्केच में देख सकते हैं B से Q और C से Q, तो दोनों को ऐड करेंगे क्या बन गया, B से C नहीं बन गया। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है। अब देखिए हमें गिवन था कि AB जो है वो किसके बराबर है, CD के, और BC जो है वो किसके बराबर है, AD के। ठीक है, तो हमें कोई भी 2 एडजेंट साइड इक्वल दिखानी है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं भाई, CD को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, AB से, या AB की जगह CD लिखें या CD की जगह AB, वो आपकी मर्जी है। मैं CD को किसके इक्वल लिख रहा हूँ, AB के। ठीक है, तो ये AB आपका एचडीज है, आपको पता है भाई CD भी किसके बराबर है, AB के बराबर है, तो मैं यहाँ पर CD के बजाय क्या लिख सकता हूँ, AB लिख सकता हूँ। ठीक है ना, रीजन पीछे आप लिख दें, यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको रीजन क्या है कि AB जो है वो CD के बराबर है, तो CD को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, AB से, यही किया है मैंने। ठीक है, सेम इधर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि AD को किसके इक्वल लिख सकते हैं आप, BC के, या BC की
को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, AD से, वह दोनों बराबर है। तो मैं AD को रख रहा हूँ सेम, और यहाँ से BC को क्या लिख देता हूँ, AD लिख देता हूँ, ठीक है ना। कोशिश ये करनी है कि एक कॉमन पॉइंट बनना चाहिए। अब देखिए सभी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, A है, ठीक है ना, तो तभी तो एडजेंट साइडें बनेगी। एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। आप लिखते समय मतलब चेंज भी कर सकते हैं, मैंने CD को AB लिखा, आप AB को CD लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट सभी का सेम बनना चाहिए, तभी तो दो एडजेंट साइडें बनेगी, ठीक है। अब देखिए AB प्लस AB क्या हो गया, 2AB, और इधर AD प्लस AD क्या हो गया भाई, 2AD। तो आप देख सकते हैं ये 2 जो है इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास आ गया यहाँ पर, इधर से बचा है AB और उधर क्या हो गया आपके पास AD, ठीक है। तो AB और AD जो है आपकी, देखिए यहाँ पर AB और AD ये दोनों साइडें इक्वल है। भाई एक बात थोड़ा सा ध्यान से समझें आप, ये एक पैरेललोग्राम था, ABCD के पहले ही बराबर था, हमने प्रूव कर दिया कि AB AD के भी बराबर है, ठीक है। ये दोनों पहले ही बराबर था, हमने प्रूव कर दिया ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर पहले ही थी, तो चारों साइडें बराबर नहीं हुई, और चारों साइडें बराबर हुई तो ABCD एक क्या हुआ, रोम्बस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। लिखेंगे लास्ट में यहाँ पर AB इक्वल्स टू क्या आ गया है, AD, तो आप यहाँ पर लिख देंगे हेंस ABCD इज ए रोम्बस, क्योंकि चारों साइडें अगर इक्वल है तो क्या होगा, रोम्बस होगा, ठीक है ना। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब आप में से कोई सोच रहा होगा कि स्क्वायर भी तो हो सकता है, अगर स्क्वायर है तो भी रोम्बस है, क्यों, क्योंकि हम स्क्वायर को भी रोम्बस बोल सकते हैं, क्योंकि जो स्क्वायर होता है वो रोम्बस की सभी प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करता है। भाई जो रोम्बस है उसके अंदर दो ही बातें होनी चाहिए, कि सारी साइडें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। केवल एक ही बात होनी चाहिए, बल्कि चारों साइडें क्या हो, इक्वल। जिसमें चारों साइडें इक्वल है उसको आप रोम्बस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा स्क्वायर में भी होता है, तो स्क्वायर को हम रोम्बस बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो चाहे स्क्वायर हो तो भी हम उसको रोम्बस बोल सकते हैं, और रोम्बस है तो आपका रोम्बस है ही। क्लियर है। तो कुछ नहीं किया है मैंने, इतना तो हम क्वेश्चन नंबर 8 में भी कर चुके थे। खाली मैंने क्या किया है, अपोजिट साइडें मुझे इक्वल गिवन थी, तो उनका फायदा उठा के मैंने दो एडजेंट साइडों को, दो जो साइडें जुड़ी हुई है किसी एक पॉइंट पर, जरूरी नहीं है आप भी AD को AB के बराबर प्रूव करें, आप किसी और को भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन दो एडजेंट साइडों को इक्वल दिखा देना बस, तो क्या प्रूव हो जाएगा, आपका रोम्बस प्रूव हो जाएगा भाई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए भाई नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। और मैं साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप फुल स्क्रीन पे नहीं देख रहे हैं तो फुल स्क्रीन पर देखें, क्योंकि आपको स्केच थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, अगर फुल स्क्रीन पर देखेंगे तो क्लियर दिखेगा भाई। तो चलिए मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, और साथ साथ आप पढ़ते चले मेरे साथ साथ, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल है आपके पास ABC, ठीक है, जो कि क्या है, सर्कमस्क्राइब है, मतलब उसके अंदर एक सर्कल है, जैसा कि आपको स्केच में भी दिख रहा होगा और बुक में भी स्केच गिवन है, ठीक है ना। जिसका रेडियस कितना है भाई, 4 सेंटीमीटर है सर्कल का रेडियस। तो क्या बोल रहा है, सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC इनटू व्हिच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D। तो आपको इसमें एक BC लाइन दिख रही होगी जो D पॉइंट के द्वारा क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, ठीक है ना। B से C जो पॉइंट लाइन आपको दिख रही है वो D पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये आपका D बस सर्कल को टच कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो इससे डिवाइड हो रही है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर में, ठीक है भाई, यही बात बोली है यहाँ पर रेस्पेक्टिवली। तो आपको क्या करना है, फाइंड द साइड AB एंड AC। तो आपको AB और AC साइड जो दिखाई दे रही है, A से B और A से C, ये दोनों साइडें आपको निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कुछ खास नहीं था, स्केच आपको गिवन है, स्केच से समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो डॉटेड वाली लाइन है आपको दिख रही है, ये तो मैंने खुद से कंस्ट्रक्शन की है ताकि ट्रायंगल बन जाए हमारे पास, ठीक है। और ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना OD, ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, तो ये कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही OF भी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, तो ये भी 4 होगा, मैंने लिखा नहीं, ठीक है, स्केच ताकि थोड़ा साफ रहे, ज्यादा चीजें लिखूंगा तो ज्यादा आपको दिखाई नहीं देगा क्लियर से, ठीक है ना। तो OD, OF और OE तीनों ही क्या है, रेडियस है, और रेडियस इक्वल होती है, तो ये 4 है तो ये दोनों भी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। इसके अलावा हमें ये 6 सेंटीमीटर गिवन था। अब देखिए सर्कल की ओर से अगर हम देखें तो B पॉइंट से दो टेंजेंट
टेंजेंट डली, एक तो BD और दूसरी डली है BE। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट डाली जाती है तो उनकी लेंथ इक्वल होती है, ठीक है ना, कॉमन पॉइंट से। तो ये 6 है तो ये भी कितनी होगी 6। सेम इसी प्रकार से ये आपकी 8 है तो ये भी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 8 होगी। अब समस्या थी ऊपर की, अगर ये लेंथ हमारे पास आ जाती तो साइड निकालने में कोई समस्या नहीं थी, ठीक है ना। तो इसको मैंने A से E को मैंने क्या लेट कर लिया है, X लेट कर लिया है, और A से F भी आपकी क्या हो जाएगी, X हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी, A पॉइंट से डाली गई टेंजेंट है। तो ये अगर X है तो ये भी क्या होगी, X होगी, ठीक है भाई। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है इसलिए आप बने रहें, थोड़ा ध्यान से देखते रहें, समझ में जरूर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भाई, लेट गिवन ही आपको ABC इज ए ट्राइंगल। ABC क्या है भाई, एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें आपको BC गिवन है। BC कितना हो जाएगा, BC साइड आपकी कितनी हो जाएगी, ये वाला पोर्शन है 6, ये है 8, तो टोटल कितनी हो गई भाई 6 + 8 इक्वल्स टू कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर, ठीक है। BC आपको कितनी गिवन है 14 सेंटीमीटर। अब मैं चल रहा हूँ AC पर, ठीक है, AC पर चल रहा हूँ। तो AC आपको दिखाई दे रही है भाई, यहाँ से यहाँ तक है 8, C से F तक तो कितनी है 8, और F से A तक हमने क्या लेट किया है X, तो टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई आपकी 8 + X, ठीक है। इसी प्रकार से इधर आ जाते हैं AB पर। तो AB जो है वो आपकी कितनी हो गई भाई, AB हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक कितनी है 6 है, और इधर से यहाँ तक कितनी है भाई X, तो AB हो जाएगी आपकी 6 + X, ठीक है। तो ये साइडें मैंने निकाल ली है, ठीक है, लेकिन इनकी फाइनल वैल्यू तब आएगी जब यहाँ पर हम x की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। अब मुद्दा तो यही है कि x की वैल्यू निकाले कैसे। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इस ट्रायंगल का ABC ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा था, तो उसका यूज करके मैं इसका क्या निकालूंगा, एरिया। अब आपको याद होगा कि भाई हीरोन्स फॉर्मूले का जब हम यूज करते थे, ठीक है, तो उसमें हम क्या निकालते थे, एक सेमी पैरामीटर निकालते थे, ठीक है ना, पैरामीटर का आधा, और उसको किससे लिखा जाता था, S से लिखा जाता था। होता क्या था भाई, सम ऑफ साइड और डिवाइडेड बाई 2। तो तीनों साइडों का सम मतलब आपका AB + BC और प्लस AC, तीनों साइडों का सम और डिवाइडेड बाई 2, ये क्या होता था आपका सेमी पैरामीटर होता था, ठीक है, पैरामीटर का आधा। तो AB आपके पास कितना है भाई, AB आपके पास है 6 + X। BC कितना है भाई, BC आपके पास 14 है गिवन है, ठीक है, प्लस AC कितना है, AC आपका है 8 + X, इसीलिए मैंने साइडें पहले ही निकाल ली थी, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या है 2। तो चलिए इसकी फाइनल वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ पर 6 और 8 कितना हो गया 14, और 14 ये था, मतलब कितना हो गया 28 हो गया भाई, और एक x यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, कितना हो गया 2x, और डिवाइडेड बाई कितना है 2 है, ठीक है ना। इसमें से आपको 2 कॉमन नजर आ रहा होगा न्यूमिनेटर से, तो 2 हमने कर लिया कॉमन, यहाँ से बचा है आपका 14 प्लस यहाँ से क्या बचा है x, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना है भाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब s की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 14 + x आ गई है। सेमी पैरामीटर आपका कितना आ गया 14 + x, ठीक है, ये याद रखें आप। अब हम निकालेंगे एरिया, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। किसका यूज करूंगा भाई, हीरोन्स फॉर्मूले का, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता था, स्क्वायर रूट S - A S - B S - C। A क्या है पहली साइड, B दूसरी साइड, और C तीसरी साइड, ठीक है। तो इन तीनों की वैल्यू मैं इसमें रिप्लेस कर देता हूँ। तो देखिए तीनों की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो चलिए लिख देते हैं S की वैल्यू कितनी है 14 + X, तो इस S की वैल्यू मैंने लिख दी है 14 + X। सेम यहाँ पर S की वैल्यू क्या लिख देते हैं भाई 14 + X, माइनस में A का मतलब फर्स्ट साइड, तो पहली साइड कितनी थी हमारी 14, तो माइनस में मैंने लिख दिया 14, ठीक है ना, A की वैल्यू हो गई है। आगे बढ़ते हैं, फिर से क्या आ गया S, तो S आपका कितना है 14 + X, और माइनस में क्या है B, तो B का मतलब सेकंड वाली साइड, दूसरी साइड, तो दूसरी साइड आपके पास कितनी है भाई 8 + X, ठीक है। तो ये मैं लिखूंगा, देखिए 8 + X ही लिखूंगा, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज। भाई ध्यान से देखते रहिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं S आपको कितना गिवन है 14 + X, और माइनस में C का मतलब थर्ड साइड, तो थर्ड साइड आपकी क्या है 6 + X।
है तो प्लस की, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, यानी कि 6 माइनस एक्स आएगा। ठीक है ना। अब देख लीजिए कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा हो तो देखिए 14 से 14 कैंसिल हो गया, इसमें x से x कैंसिल हो गया, ठीक है ना, इसमें भी x से x कैंसिल हो गया। तो क्या बचा है हमारे पास बचा हुआ है यहाँ से स्क्वायर रूट, ये था आपके पास 14 प्लस एक्स, तो मैंने लिख दिया है 14 प्लस एक्स। ठीक है, इस ब्रैकेट से कितना बचा है भाई, इस ब्रैकेट से x बचा है मेरे पास, अगली ब्रैकेट से कितना बचा, 14 में से 8 माइनस करूंगा कितना बचेगा भाई 6, अगली ब्रैकेट में 14 में से 6 माइनस करूंगा कितना बचेगा 8। ठीक है ना, ये फाइनल बचा है, इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। देखिए 8 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 48, और साथ में क्या था x, तो मैं इसको 48x लिख सकता हूँ तीनों को मिला करके। ठीक है ना, और इसके अलावा क्या बचा है, 14 प्लस x बचा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया आ गया, किसका यूज करके, हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करके। हमने ABC ट्रायंगल का एरिया निकाला है हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करके। अब इसका एरिया दोबारा निकालेंगे, मतलब इसी ट्रायंगल का एरिया दोबारा। ठीक है ना, ये भी सी का एरिया है लेकिन एक दूसरे तरीके से इसका एरिया और निकालेंगे और दोनों को इक्वल रखेंगे, तब हमारे पास x की वैल्यू आएगी। ठीक है ना, क्योंकि किसी भी चीज की, देखिए कोई भी सेम चीज है उसी चीज को आप अलग अलग तरीके से निकालते हैं, चाहे वो एरिया हो, पैरामीटर हो, कुछ भी हो। ठीक है ना, जब चीज सेम है तो वो इक्वल होता है। तो ABC ट्रायंगल का एरिया हमने हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करके निकाला। अब हम कैसे निकालेंगे, इसमें ये जो पूरी ट्रायंगल है ABC, ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका पहली ट्रायंगल हो गई कौन सी, BOD, आपको दिखाई दे रही होगी, ये सेकंड हो जाएगी DOC, ऐसे ही आपकी थर्ड। ठीक है भाई, और ये कौन सी हो जाएगी, फोर्थ, और ये हो जाएगी फिफ्थ, और ये हो गई सिक्स्थ। तो ध्यान से अगर आप देखें तो पूरी आपकी ट्रायंगल ABC 6 पार्ट के अंदर डिवाइड हो रही है। तो इन 6 की 6 छोटी छोटी ट्रायंगल्स का एरिया हम अलग से निकालेंगे और सभी को कर देंगे ऐड। तो सभी को ऐड कर देंगे तो पूरी ट्रायंगल का एरिया नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखें ये फाइनल आया था हमारा। अब इन छोटी छोटी ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के ऐड करेंगे। ठीक है, तो दूसरे तरीके से ABC ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा हमारे पास। तो चलिए दूसरे तरीके से निकाल लेते हैं। तो 1 बाई 1 निकालेंगे सभी ट्रायंगल्स का एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं BOD से। तो देखिए भाई BOD का एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से अगर आप देखें तो जो आपकी ट्रायंगल है BOD, ठीक है ना, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना, कैसी ट्रायंगल है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो उस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 लिख दिया है मैंने। बेस कितना होगा भाई, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका बेस कितना है 6, और हाइट ये वाली होगी तो ये कितनी गिवन है 4। ठीक है, तो बेस हो गया 6 और हाइट कितनी हो गई 4। सोल्व करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कौन सी का, BOD का। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम निकालेंगे किसका भाई, ट्रायंगल का। BOD के बाद आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पर है COD, तो ट्रायंगल COD का एरिया। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं एरिया। एरिया किसका है, ट्रायंगल COD का। ठीक है भाई, तो कैसे निकालेंगे, ये भी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, वही लगेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है ना, बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार यहाँ पर लिख दिया है मैंने। तो बेस क्या होगा, इसका बेस कितना है आपको दिख रहा होगा 8 है, और हाइट सभी की 4 रहेगी क्योंकि रेडियस हर जगह इक्वल है। ठीक है ना, इसकी भी हाइट कितनी रहेगी 4। भाई ये वाली ट्रायंगल है तो इसमें ये वाली हाइट रहेगी, तो ये कितनी है 4 है। ठीक है, तो ये 4 लिख दिया मैंने। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, तो 16 सेंटीमीटर आ गया। कौन सी वाली का, सेकंड वाली का। आगे बढ़ते हैं, अगली का लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। थर्ड नंबर पर चल रहे हैं, थर्ड नंबर पर क्या है, COF। ठीक है भाई, COF दिखाई दे रही होगी आपको 1/2, बेस कितना हो गया 8, और हाइट तुम्हारी वही 4 है, इसकी भी सबकी हाइट 4 रहेगी। ठीक है ना, रेडियस इक्वल है, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया भाई 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर पर आपको दिखाई दे रही होगी ट्रायंगल, कौन सी दिखाई दे रही है, 4 नंबर पर जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है AOF। ठीक है, AOF, तो यहाँ पर क्या होगा 1/2 बेस। इसका बेस अगर आप ध्यान से देखें तो AF बेस है, और AF कितना दिया हुआ है X। हाइट सबकी सेम है, मैंने पहले बता दिया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया भाई 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कितने नंबर पर हो गई ये, 4 नंबर हो गई। 5 नंबर ट्रायंगल पर चल रहे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी है, AOE। तो ये किसके इक्वल होगी,
ये इसका एरिया क्या होगा भाई 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इसका क्या हो गया, इसका बेस वही x हो गया और हाइट तो सेम ही है सबकी, ठीक है ना। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया भाई 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। और लास्ट बचती है आपकी 6 नंबर ट्रायंगल। तो हम चल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी 6 नंबर पे कौन सी है भाई, BOE, ठीक है BOE। तो 1/2 बेस कितना है इसका 6 और हाइट सबकी 4 ही है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसा किया है हमने, ये छोटे छोटी 6 ट्रायंगल्स बन रही थी, उन सभी का हमने क्या निकाल लिया एरिया। अब हमें निकालना है अपनी ट्रायंगल किसका, ABC का, मतलब पूरी वाली का, बड़ी वाली का। तो इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा ऐड, क्योंकि इनकी 6 की 6 ट्रायंगल्स का एरिया हम अगर ऐड कर देते हैं तो पूरा ये वाला पोर्शन ही तो आ जाएगा। और ये क्या है ABC ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो भाई ऐड कर दीजिए। तो फर्स्ट कितनी आई थी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, नेक्स्ट 16, नेक्स्ट 16, नेक्स्ट 2x और अगली क्या थी भाई 2x और लास्ट आई हमारे पास 12, ठीक है। तो मैंने सभी के 6 की 6 ट्रायंगल्स का एरिया क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 32 और ये कितना हो गया 24। भाई 32 प्लस 24, इनको ऐड कर नहीं सकते, इनके साथ x है, ठीक है ना। तो 4 2 6 और 3 2 5, कितना आ गया भाई 56 आ गया, ठीक है। प्लस 2x कितना हो गया 4x। तो हमने जब अलग अलग छोटी छोटी ट्रायंगल्स का एरिया यूज करके ABC का एरिया निकाला तब ये आया, और हीरोन्स फॉर्मूले से निकाला तब ये आया। है तो दोनों ही किसके ABC के एरिया, ये भी ABC का एरिया है, ये भी ABC का एरिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चीजें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी चीज की अगर कोई भी फिगर आपको गिवन है, कोई भी स्केच गिवन है, उसका एरिया आप चाहे कितने भी डिफरेंट तरीके से निकाले लेकिन होता सेम है, ठीक है। तो इन दोनों को मैं इक्वल लिख सकता हूं यहाँ पर। तो मैं क्या लिखूंगा भाई स्क्वायर रूट 48x और ये हो जाएगा आपका 14 प्लस x इक्वल्स टू 56 प्लस 4x, ठीक है भाई। अब हमारा टारगेट है यहाँ से x की वैल्यू निकालने का, उसके लिए ये स्क्वायर रूट रिमूव होना चाहिए। तो स्क्वायर रूट कैसे रिमूव हो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं हम। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, आपका क्या बचेगा 48x और अंदर कितना बचा है 14 प्लस x इक्वल्स टू में इधर क्या हो जाएगा 56 प्लस 4x और कंप्लीट का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। इधर तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया था और इधर क्या लिखना पड़ा होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वेयरिंग बोथ साइड की थी, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। तो देखिए a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो ये वाली साइड में यहाँ पर सेम लिख रहा हूँ 48x और प्लस में कितना है 14 प्लस x, ठीक है। और इसके अंदर मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कितना है 4x इसका स्क्वायर और प्लस 2ab। तो a आपके पास कितना है, a आपके पास है 56 और b कितना है भाई 4x, ठीक है। आइडेंटिटी कौन सी लगी है यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा है, ठीक है। गर्मी में दिमाग थोड़ा चकरा गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी हमने अप्लाई की है, ठीक है। तो ये हो गया है। चलिए थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए 48x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो आप मल्टीप्लाई करके देखिए पहले कितना आएगा, तब तक मैं भी करके देख लेता हूँ। तो क्या होगा भाई, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। 48x को आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 48 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 672, ठीक है। आपने कर लिया होगा 672 और इसके साथ क्या था x प्लस 48x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए एक x यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 56 का स्क्वायर है। तो 56 का स्क्वायर है मतलब 56 इंटू 56, तो 56 इंटू 56 क्या हो जाएगा 3136 हो जाएगा। प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 16 और x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। प्लस यहाँ पर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 और 56 को 8 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास आएगा 448x, ठीक है। मल्टीप्लाई वगैरह तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा लेंथी जाएगा, मैंने पहले ही बोला था आपको, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई 48x स्क्वायर, ये मैंने पहले लिख दिया है, प्लस में मैं ये लिख देता हूँ 672x
और इन टर्म्स को मैं इधर ले आता हूँ तो 16x² आपका क्या हो जाएगा माइनस का, और 448 भी इधर आएगा किसका हो जाएगा भाई माइनस का, और साथ ही आपका 3136 भी इधर आएगा तो ये भी किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्लस के 48 है, माइनस का 16 है, कितना बचेगा भाई, तो ये आपका बच जाएगा 8 में से 6 को माइनस करेंगे 2, 4 में से 1 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 3। ठीक है, तो कितना बच गया भाई 32 बच गया है। क्लियर है, 32 और साथ में इसके क्या था x² प्लस ऐसे ही आप 672 में से 448 माइनस कर लें, 672 में से 448, क्योंकि ये प्लस का है और ये किसका है माइनस का, तो प्लस माइनस 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 करना पड़ेगा। तो 12 में से 8 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 4, यहाँ बचा 6 में से 4 माइनस करेंगे 2। ठीक है, और यहाँ पर भी कितना बच गया 2, तो आपके पास बचा है 224। ठीक है, और साथ में इसके क्या था x था, इसलिए हमने x लिख दिया है, और इसी के साथ लास्ट ये वाली अकेली टर्म थी तो इसको तो हम सेम लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बच गया और इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब इसके अंदर आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर पूरा 32 कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो 32 ही कॉमन कर रहे हैं हम यहाँ पर, 32 कॉमन हो सकता है, तो इन सभी नंबरों को आप 32 से डिवाइड करके देखें, कंप्लीट डिवाइड होगा। ठीक है ना, तो कॉमन का मतलब ही डिवाइड होता है। आप 32 से डिवाइड करके देखें और बताएं कितना बचेगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 32 हमने क्या कर लिया है कॉमन कर लिया है, और कॉमन का मतलब बताया मैंने डिवाइड, मतलब इन सबको 32 से आप डिवाइड करें तो यहाँ पर तो बचेगा x², 224 को 32 से डिवाइड करेंगे ना तो कितना बचेगा 7 बचेगा भाई। ठीक है, और साथ में इसके x था तो x लिख दिया है। ऐसे ही 3136 को आप 32 से डिवाइड करेंगे ना तो यहाँ पर 98 बचेगा, और इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब ये 32 आपका उधर जाएगा और 0 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे अब इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए ये हमारे पास एक बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने 10th क्लास में 9th क्लास में भी सोल्व करना सीखा था। ठीक है, और इसके अलावा 10th में भी हमने 2nd चैप्टर में और 4th चैप्टर में फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है। ठीक है ना, तो वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम। तो क्या बचे हैं हमारे पास अंदर बचा हुआ है x² प्लस 7x और माइनस 98 इक्वल्स टू 0। क्लियर है भाई, तो इसको तुम्हें फैक्टराइज करना है। कैसे होता है फैक्टर, अब तक समझ में नहीं आए तो अब ध्यान से देख लें, आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है x² का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है 1, और यहाँ कांस्टेंट टर्म कितनी है 98, तो इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 98। मतलब फर्स्ट और लास्ट को तो किया जाता है मल्टीप्लाई, माइनस का था माइनस का लिख देते हैं। ठीक है, और x का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है 7। अब आपको ऐसे दो नंबर सर्च करने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 98 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आए हमारे पास भाई 7 आए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको सीधा पता लग रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता लग रहा है ना तो एक तरीका है मेरे पास, जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट जो मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए उसके प्राइम फैक्टर आप निकाल लें। ठीक है, इससे बेस्ट तरीका नहीं मिलेगा और किसी ने बताया भी नहीं होगा अब तक आपको ये। तो इसके क्या करें आप प्राइम फैक्टर निकाल ले, उससे हम पेयर बना सकेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं ये तो सबको आता है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा और 7 7 जा 49। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया भाई, प्राइम फैक्टर क्या आ गए 277। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो सकता है ये 14 और 7 क्या बन गया पेयर 14 और 7। चाहे देख लीजिए आप, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 98, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 7। ठीक है, तो फैक्टर क्या बन गए आपके 14 और 7। तो चलिए लिख देते हैं, तो x² 14 को हम प्लस का रखेंगे क्योंकि प्लस के बचने चाहिए, प्लस का कब बचेंगे जब ज़्यादा प्लस के हों। ठीक है ना, तो ये सेम वही कंसेप्ट है जो आपने 4th चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, और माइनस का क्या लिखेंगे 7x और माइनस का 98 और इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन है यहाँ से x, तो यहाँ से बचा आपका x और प्लस यहाँ से कितना बचेगा 14। ऐसे इन दोनों में कॉमन करेंगे कितना कॉमन होगा, माइनस का 7 कॉमन होगा, तो यहाँ से बचेगा x और माइनस कॉमन किया है तो अंदर का साइन चेंज होगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 98 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा भाई 14, और इक्वल्स टू क्या हो गया 0। ठीक है, तो ये चीज़ हम कॉमन कर सकते हैं, दोनों में सेम बनाए ना, आपको पता होगा ये सेम बनना जरूरी है, अगर नहीं बनता है तो इसका मतलब हमने टुकड़े गलत कर दिए, फैक्टर गलत बना दिए। ठीक है, तो x प्लस 14 मैंने कर लिया है कॉमन, ये पूरे में से कॉमन कर लिया, यहाँ से बचा है x और यहाँ से क्या बचा है भाई माइनस का 7 और इक्वल्स टू 0। अब इनको 1 बाई 1 हम 0 के इक्वल रखते थे, याद कीजिए, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, पढ़ा हुआ है तो x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई माइनस 14। ये लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि किसी की लेंथ नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है।
तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 7, ये पॉसिबल हो सकता है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भाई 7 आ गई, बड़ी मेहनत के बाद, ठीक है। तो अब आपकी जो है साइड हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा और बचा है। साइड हमने क्या लेट कर रखी है, AC और AB, BC तो गिवन थी 14 थी, ठीक है ना। तो AC और AB में जो x की वैल्यू आपके पास आई है वो रिप्लेस कर दीजिए आप। तो AC हमारे पास क्या था, AC हमारे पास था भाई 8 प्लस x, और x की वैल्यू कितनी आई 7, तो 8 प्लस 7 कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। तो एक साइड तो हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। AB कितनी होगी आपकी, AB है हमारे पास 6 प्लस x, ठीक है भाई। तो 6 प्लस x की वैल्यू कितनी थी 7, तो 6 प्लस 7 कितनी हो गई 13 सेंटीमीटर। और BC तो आपको पहले से ही गिवन थी, कितनी थी 14 सेंटीमीटर, BC पहले से ही गिवन थी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसा करके इस ट्रायंगल की तीनों साइडें हमारे पास आ चुकी है। देखिए एक बार हल्का सा रिवाइज कराता हूँ, एक मोटी सी बात बताता हूँ बस, सिंप्लीफिकेशन ही तो है, ऐड सब्ट्रैक्ट आपको आता ही है, 10th क्लास में बैठे हैं। किया क्या है हमने, ABC का एरिया निकाला है हीरोन्स फॉर्मूले से, ठीक है, निकाल के अलग से लिख लिया। फिर ये 6 पार्ट में ये ट्रायंगल डिवाइड हो रही थी, इन 6 का एरिया हमने निकाला 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज करके, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। उनको ऐड किया, वो भी हमारे पास पूरी इस ट्रायंगल का ABC का एरिया आ गया था, और ये भी ABC का एरिया है, दोनों को इक्वल रखा। स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, और इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड की हमने, और वो x की वैल्यू यहाँ पर दोनों जगह रिप्लेस की है, तो साइडें आ गई हमारे पास, ठीक है। थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन हार्ड नहीं है। और बचता है इसके अंदर एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 13, अब तक के सारे मैंने कराए हैं, ठीक है। कराने को वो भी करा देते लेकिन वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, तो वो आपके लिए होमवर्क है, उसको आप करने के बाद मुझे कमेंट करके बताएं अगर हो जाता है तो, और नहीं होता है तो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।